अरे सुनो बेटा, देखो अखबार में क्या आया है। क्या पिताजी, फिर से आया होगा कोई नौकरी का इश्तेहार? मुझे नहीं करनी कोई नौकरी हो। अरे बेटा, बात नौकरी की नहीं छोकरी की है। देखो एक बायोडाटा छपा है, लड़की ग्रेजुएट है, पिताजी नेवी से रिटायर्ड हैं और सबसे अच्छी बात अपने जयपुर में ही रहते हैं। बोलो बात करें। क्या पापा, आपको सिर्फ शादी के लिए अमीर लोग ही दिखते हैं ना, ताकि आपको शादी में दहेज अच्छा मिल सके? तो बेटा इसमें हर्ज ही क्या है? तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनाया, तो क्या अब मैं पैसे भी बराबर ना करूं? नौकरी तुझे करनी नहीं है और तेरे इन छोटे मोटे लव ब्रेकअप डिप्रेशन के सेशन लेकर और मेरी छोटी सी पेंशन से कब तक इस घर का गुजारा चलेगा? हाँ, और ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए गाड़ रखे हैं। पूरा दिन किताबों में डूबा रहता है, बस एक ही धुन सवार है। पापा विदेश तो मैं जाऊंगा और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेहनत करनी होगी वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा यहाँ नहीं, वहाँ है यूके में। और इंडिया में यहाँ इंडिया में लोग पागलपन और दिमाग की बीमारियों के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, वो जाते हैं किसी पीर फकीर ओलिया के पास। और यहाँ दवाइयों के नाम पर क्या कुछ नहीं, यहाँ दवाइयाँ लेने की बजाय वो किसी झाड़ फूक या किसी बबूत से काम चलाएंगे, पर साइकोलॉजिस्ट के पास कभी नहीं जाएंगे। साला डॉक्टर कैटेगरी में हमें यहाँ कुछ समझा तक नहीं जाता। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट यहाँ दिन में 2 पेशेंट तक नहीं देख सकता, अब यहाँ नहीं रह जाता। बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवान कैसे समझाऊं इसे, यह तो रोज का कलेश हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तुम बड़े उदास लग रहे हो? कुछ नहीं सर, आज रिजल्ट आने वाला है उसका टेंशन है और पापा से भी झगड़ा होता रहता है यूके जाने के लिए। तो राज तुम्हें जिद छोड़ क्यों नहीं देता है? जिद सर, अब आप भी इसे जिद कहने लग गए। मेरे पापा तो कहते ही हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं है सर। आपको पता है सर ये सपना मेरे लिए कितना अहमियत रखता है। मैं कब से ये सपना देख रहा हूँ। मैंने इस सपने को सर एक पेड़ की तरह सींचा है, और जब इसका फल देने का समय आया तो आप कह रहे हैं कि मैं इसे काट के फेंक दूँ। नहीं सर, ये ऐसा नहीं हो सकता। बस सर, आज रिजल्ट आने वाला है, फिर सोचूंगा क्या होगा। अच्छा राज, वो तुमने एग्ज़ाम दिया था उसी का रिजल्ट? हाँ सर, उसी का आने वाला है आज। आने वाला नहीं है राज, आ चुका है। क्या रहा सर मेरे रिजल्ट का? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। पर सर हुआ क्या, वो तो बताइए। तुम खुद देख लो। सर मैं पास हो गया सर। इतने भी खुश मत हो राज, अभी इसके बाद में एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। सर बात ही खुशी वाली है सर। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो तुम्हें वो एग्ज़ाम देगा, जिसके अंदर तुम्हें एक केस स्टडी करनी होगी और तुम्हारा मेंटर जो है वो मैं हूँ। हाँ तो सर कुछ भी दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँगा। राज, कोई भी काम आसान नहीं होता। तुम जो बोल रहे हो कुछ भी करना संभव है। हाँ सर, कुछ भी। इतना ठीक है राज, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से कुछ 1200 किलोमीटर दूर एक गांव है सुमेरपुर, जहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है धीरा। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह आत्माओं से बातें कर सकता है। तो तुम्हें पता करना है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, और अगर तुम उससे मिलते हो और ये सब बातें होती है तो तुम्हें ये भी पता करना है कि उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। हाँ तो सर सिंपल ही तो है, मैं कर लूँगा सर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कब निकलना है आप बता दीजिए बस मुझे। तुम्हें सुमेरपुर के बारे में भी पता नहीं है। सुमेरपुर इज़ ए क्रिमिनल एरिया वेयर मर्डर इज़ वेरी नॉर्मल। सोच लो, तुम जा पाओगे? हाँ सर मैं कर लूँगा, मैं ध्यान रख लूँगा, बहुत जल्द ये सब पूरा करके वापस आ जाऊँगा। ठीक है राज, ऑल द बेस्ट एंड बी केयरफुल। अरे विनोद, वो फाइल लेके आना। हाँ लो, बैठो विनोद। सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो विनोद। क्या आप बात? राज को इतनी आसानी से जाने दोगे? देखो विनोद, तुम जानते हो हमारा क्लिनिक जो है वो राज की वजह से ही तो चल रहा है। फिर मैंने उसे प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा दिया है जिसे वो पूरा कर नहीं पाएगा।
उसे लौट कर वापस यहीं आना होगा। पापा, अरे भाई क्या हुआ है जो इतना फैले जा रहे हो? अरे मैं सब बताता हूँ आपको, आप बाहर चलो, बाहर बैठो, मैं आता हूँ। पता नहीं सारे दिन क्या करता रहता है। अरे भाई क्या हुआ, आओ ना। अरे आपको सब बताते हैं, पहले लो मिठाई खाओ। अरे भाई किसी का बटवा बटवा मारे होगा। क्या पापा आप भी। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे पास देखो दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? तुम खबर बताओ, डिसाइड हम करेंगे कि अच्छी है या बुरी। अच्छा चलो, पहली खबर तो ये है कि मैं साइकोलॉजिस्ट इन डच एग्ज़ाम में पास हो चुका हूँ और अब सिर्फ एक प्रैक्टिकल बाकी है। और दूसरी ये कि मैं अब और अब तुम विदेश जा सकते हो, यही ना? हाँ तो पापा आपके बेटे का सपना भी तो पूरा हो रहा है। हम दोनों चलेंगे साथ में और वहाँ खूब पैसे होंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। रहने दो बेटा, नहीं मानोगे ना तुम अब भी? कह दिया नहीं जाना मतलब नहीं जाना विदेश। आखिर एक ही चीज लगाए बैठे हो, 1000 बार मना कर दिया। बेटा सुनो, क्या नहीं है इस देश में? यहां तुम हो, यहां हम हैं, हमारा पुश्तैनी मकान है, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें हैं, यादें इसी गांव की गलियों में तुम्हारा बचपन गुजरा है, दुख सुख में साथ देने वाले दुबे जैसे पड़ोसी हैं यहाँ पर। याद है वो दिन जब बिट्टू के साथ छत पर पतंग उड़ाते वक्त तुम छत से गिर गए थे? मैं ऑफिस में था, गुप्ता जी तुम्हें अस्पताल लेकर गए थे। फ्रैक्चर होने के बाद मिश्रा आंटी तुम्हारे लिए दिन रात कुछ न कुछ नया बनाकर लाती थी खाने के लिए। और बिट्टू जो दिन रात तुम्हारे पास तुम्हारे सराहने स्टूल लगाकर बैठा रहता था। इस मुल्क, इस मिट्टी के कितने एहसान हैं तुम पर, और आज जब उस एहसानों को चुकाने का वक्त आया तो तुम विदेश जाने की बात करते हो। यह एहसान फरामोशी कहां से आई तुम्हारे खून में? यह मेरा खून तो नहीं। सुन लो मेरी बात, कह दिया मतलब कह दिया। मैं अपना फैसला हरगिज नहीं बदलूंगा। नहीं जाओगे तुम विदेश। मैं अभी उपाध्याय से बात करके तुम्हारा वीजा कैंसिल करवाता हूं। रुकिए पापा, आप जो ये देश और गली मोहल्ले का राग अलाप रहे हैं ना, ऐसा असल में कुछ नहीं होता। इस देश ने आखिर हमें दिया क्या? एक 9 to 5 और 30,000 रुपये की जॉब और रिटायर होने पर 5,000 रुपये का पैसा। पापा इतने पैसे में कुछ भी नहीं होता। इतने पैसे में अगर हम एक ढंग की कार लेने जाए ना, तो इस घर के कागजात, मेरी दोनों किडनियाँ और माँ के जेवर सारे गिरवी रखने पड़ेंगे, तब जाकर हमको शायद कोई टेस्ट ड्राइव का मौका मिल जाए। इस देश में भ्रष्टाचारी और घूसखोरी के अलावा हम कोई काम नहीं करवा सकते। अगर आपको किसी ऑफिस में कोई काम करवाना है ना, तो आपको पहले पेपर पर वेट रखना होगा, और इतना वेट रखवाएंगे कि आदमी का वेट कम हो जाए लेकिन फाइल आगे नहीं खिसक सकती। अगर आपको इस देश में पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो पहले आपको चुनाव जीतना होगा, जनप्रतिनिधि बनना होगा, फिर जाकर आपके पास कहीं निधि आनी शुरू होगी। अरे पापा, खरगोश और कछुए की कहानी में भी कछुआ धीरे चलकर जीत गया था, लेकिन ये जो हमारे देश का सिस्टम है ना, ये कछुए से भी धीरे है। आप माँ की याद दिला रहे थे, तो माँ की जिस दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसमें कितने रुपए देने का वादा किया था मुख्यमंत्री ने? 2 लाख। कितने मिले आपको? आप रोज़ सुबह स्कूटर पर बिठाकर हमको नगर पालिका ले जाया करते थे। आखिर में ऑफिसर को घूस देते देते आपका सारा पैसा खत्म हो गया, तब जाके आपके पास 90,000 रुपये आए। 90,000। अरे पापा, देश के मिट्टी, देशभक्ति का सेंटिमेंटल ड्रामा हम पर नहीं चलेगा। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सब से नहीं पिघलने वाले। आखिरी बार कह रहे हैं बेटा, ना जाओ विदेश, हमारा मन नहीं लगेगा वहाँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, मन की बात कर रहे हैं। मन तो आपका शराब में लगता होगा ना। अरे बार लगवा देंगे घर में, पीना और पड़े रहना वहाँ, सुना है बहुत सस्ती है।
प्यारे बेटे, तुम्हें ये अजीब लगेगा कि मैं तुम्हें ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन बेटा कुछ बातें बाप और बेटे कभी नहीं कर पाते। बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरे जीने का मकसद केवल तुम थे। तुम्हारे साथ ने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। तुम चाहे इसे मेरा स्वार्थ समझो, लेकिन मैं शुरू से ही तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देना चाहता था। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना हूँ। तुम्हें मेरी शराब पीने की आदत से नफरत है ना? मैं शुरू से शराब पीने का आदी नहीं था, लेकिन तुम्हारी लंदन जाने की चाहत ने मुझे ऐसा बना दिया। बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कोई भी बाप अपने बच्चे की तरक्की की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं शायद ज़्यादा ही खुदगर्ज हो गया था। तुम जो भी करना चाहते हो करो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, बस अपना ख्याल रखना। मैं प्रार्थना का धागा यहाँ रख रहा हूँ, इसे बांध लेना। मैं जानता हूँ तुम्हारी समझदारी इन सब पर भरोसा नहीं करती, लेकिन अपने बाप की इतनी सी तो बात मान ही सकते हो ना। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा एक मिनट रोक। भैया ये सुमेरपुर का रास्ता कहाँ है? सुमेरपुर कोई गाड़ी नहीं जाती, आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ये रास्ता? हाँ। ओके, थैंक यू। अरे भैया, यहाँ कोई सुमेरपुर नाम का गांव है, वहाँ जाना है। हाँ है तो सही, अजनबी जान पड़ते हो? हाँ भैया, नया हूँ। क्या काम पड़ गया सुमेरपुर में? अरे कुछ नहीं, एक फेमस आदमी है, उससे मिलने जा रहा था। गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मजाक नहीं चलती। मजाक होते ही गोली मार दी जाती है। सच सच बताओ। अरे भाई यार, तुम तो बुरा मान गए, मैं मजाक कर रहा था। कोई धीरा नाम का आदमी बताया, उससे मिलने जाना है। अरे तुम भी किस मनुष्य का नाम ले लिए बरखुरदार। चलो आओ, मिला ही देते हैं उनसे। तो ले चलोगे आप उसके पास? अरे रुको जरा, सब्र करो, कुछ नशा पता हो जाए भाई। नहीं नहीं भैया, मुझे थोड़ी जल्दी है यार। जल्दी का काम शैतान का होता है बरखुरदार। ओए गुमान, ओए। हाँ सरदार। चलो। ओए जोरावर, ओए। वैसे तुम्हें धीरा से क्या काम पड़ गया? अरे यार, वो कोई काम था, इस चक्कर में मिलने जा रहा हूँ। क्यों, आप जानते हो क्या इसको? आप जानते हो उसको? उस पागल से बोला किसी को क्या काम पड़ सकता है? पागल है ससुर, बिल्कुल पागल। कैसे, क्या हुआ? कुछ नहीं, इस इलाके में सबसे पहले कॉलेज वही तो गया था बेवकूफ़। 2-4 किताबें, 2-4 अक्षर का पढ़ लिया अपने अच्छा। आप को। अपने आप को ससुरा महाज्ञानी समझ बैठा। वो क्या कहते हैं ना उसे, वो डॉक्टर का क्लिनिक खोल बैठा। अच्छा। गाँव में किसी को माता आती तो कहता कि बाबा के पास मत ले जाओ, मेरे पास लेके आओ, मैं ठीक कर दूंगा। उसके कारनामों से पूरा गांव परेशान हो गया था। लेकिन फिर एक दिन उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। फिर गांव के ठाकुर जी और पुजारी बाबा ने उसके पिताजी से मिन्नतें की कि इसे गांव से निकालो, लेकिन उसकी माँ के लाड़ प्यार में वो माना नहीं। उसके कारनामे बढ़ते ही गए। फिर एक दिन गांव वालों ने मार मार के उसे इस गांव से दूर वहाँ बाहर जंगलों में फेंक दिया। फिर उसे किसी ने नहीं देखा 2 महीने तक। लेकिन एक दिन वो अपना सुशील है, सुशील गांव में, अच्छा। उसकी औरत रात को खेत की तरफ से लघु शंका करके आ रही थी बेचारी। तो शमशान वाला रास्ता है एक गाँव में, उस शमशान में उसकी जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। बेचारी वो डर गई। फिर गांव में आकर सुबह सुबह बात फैल गई। धीरे चलो बरखुरदार, ये रास्ते ऐसे ही हैं। मुझे आदत नहीं, पहली बार आया हूँ गाँव में। आदत हो ही जाएगी। हाँ तो कहाँ था मैं? सुशील ने ऐसा कुछ देखा उसको? सुशील की, हाँ सुशील की औरत भाई। हाँ। तो उसकी औरत डर गई। सुबह सुबह गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो साला पागल हो गया है, भूतों से बातें करता है। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा इस गांव में, किसी ने नहीं देखा। आज बहुत सालों बाद कोई आया है जो उसके बारे में पूछ रहा है। चलो उसकी किस्मत। बहुत भूल लिया यार।
लेट भी हो गया यार मैं। होते हैं। अरे भाई, अब हमने तुम्हारी इतनी मदद कर दी तो थोड़ी तुम भी कर दो। मतलब यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो जो तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले कर दो। ये इलाका जैसा सुना था वैसा उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। शहरी चूजा साला बहुत फड़फड़ा रहा था। सरदार, ये माल मिला है उस लोंडे से। बड़ा ही खूबसूरत खजाना है। मुझे मिला ये। ससुरा एक एक बीड़ी तक तोड़ दिया हमारा। हाँ, ये कहाँ हूँ मैं? मेरा सामान, मेरा पर्स, ये सब कहाँ है? ज़रा सब्र करो दोस्त, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। ज़रा सांस तो ले लो। अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे धीरा से मिलने जाना है, केस स्टडी करनी है। लेकिन वो बीच में वो बदमाश, कहीं तुम उनके सरदार तो नहीं? भाई तुम मेरा सारा पैसा रख लो, सब कुछ रख लो यार प्लीज़, पर मुझे धीरा से मिलवा दो। मेरा बहुत ज़रूरी है उससे मिलना। सत्य कहते हो तुम, तुम्हें धीरा ही से तो मिलना था। और देखो, नीति यहाँ तुम्हें मेरे पास ले आई। देखो भाई, मजाक मत करो, मुझे बिल्कुल मजाक पसंद नहीं है। प्लीज़ बता दो यार, धीरा कहाँ है? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं ही हूँ धीरा। वरना क्या कर रहा हूँ मैं इस सुनसान जगह पर? कब से इंतज़ार में हूँ कि कोई आएगा, मुझसे मेरे बारे में पूछेगा, अपने बारे में बताएगा। तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा था मैं। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्ही से मिलने आया हूँ? पढ़ा है मैंने तुम्हारे इन कागजातों के अंदर, मेरे बारे में लिखा है। अरे, ये मेरा सामान यहाँ पड़ा? अब ये कहाँ गया? यार, किसी को ऐसा कैसे लग सकता है कि वो भूतों से बात कर सकता है? सच ही कहा था उन्होंने, पागल ये साला। तुझे मैं पागल लगता हूँ? पागल लगता हूँ तुझे मैं? तो तुम भूतों से बात कर लेते हो? ये तुमसे बेहतर भला और कौन समझ सकता है? क्या? अरे यार, ये क्या बोलता है? ये आदमी पागल है सच में। मारना चाहते हो धीरा को? पड़े आए मुझे मारने को, लेकिन वो मरने ही नहीं देता, और तुम तो मुझे मार भी नहीं सकते। नहीं 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 धीरा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा, और मेरी फाइलें भी नहीं मिल रही। उन्हीं फाइलों ने तो सारी आग लगाई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उन सारी फाइलों को मैंने उसी अग्नि के हवाले कर दिया। मेरी फाइलों में तुमने आग लगा दी? इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो धीरा? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? उसमें उन फाइलों में मेरा करियर था, मेरा भविष्य था, जिसका इंतजार मेरे पापा, मेरा परिवार और मेरे दोस्त कर रहे थे। पर मैं तुमसे परिवार की बातें और तुमसे कर रहा हूँ। शायद अच्छा हुआ तुमको गांव वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा परिवार कभी रहा भी नहीं होगा धीरा। परिवार? खून के रिश्तों को जिन्हें तुम परिवार कहते हो, सबसे ज्यादा स्वार्थ वाले रिश्ते होते हैं। कोई भाई, कोई बहन, कुछ नहीं होता। मेरा बाप मेरी माँ को पाँव की जूती समझता था, दारू पीकर मारता था उसे, और एक दिन मैंने ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारी। बड़ा नहीं हुआ, लेकिन
उस दिन उसने बता दिया कि बाप बाप होता है। उसने साजिश करके मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया। और फिर माँ, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके जीते जी मैंने सब कुछ अपनी पसंद का किया। और उस मेरे बाप ने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। मैंने उसको बहुत गालियां निकाली, बहुत शिकायत की उससे, लेकिन वो दयावान है। उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, मुझे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। मैं बढ़ चला शमशान की तरफ, जहां राख के ढेर बहा दिए जाते हैं घाट पर। मैं राख के दूर में ढूंढने लगा अपनी माँ को। मुझे कुछ नहीं मिला, थक हार कर बैठ गया। और तभी मेरे हाथ पर मुझे कोई छुअन महसूस हुई, जैसे समंदर की लहर एकदम से हमारे पैरों को छूती है ना। वो मेरी माँ थी। ये पहली बार था तब किसी जिंदा इंसान ने एक मरे हुए इंसान का साक्षात्कार किया था। मेरी माँ मुझे लोरी सुना रही थी, जो मुझे बचपन में सुनाया करती थी। सो जा मुन्ना सो जा मेरे राजा बेटा सो जा। और फिर माँ गायब हो गई। और तभी से मुझे ऐसे लोग दिखाई देने लगे जो दुनिया की नजर में मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन उनका सफर अभी तक जारी है। तो फिर तुमने क्या किया? मैं वहीं पर बैठा रहा। वही मतलब शमशान में? हाँ, कुछ ही दूरी पर है यहाँ से, जहाँ आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिला था। क्या हुआ, डर रहे हो? हाँ, मुझे अब ये काम खत्म करके अब निकलना है बस। डरो मत दोस्त, डर तो जिंदा इंसानों से लगता है। मुर्दों से क्या डरना? जिंदा इंसान, मेरा बाप, तुम्हारा डॉक्टर जय, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं, उन्होंने मेरे आज तक सबसे ज्यादा मदद की है। वही डॉक्टर तो है सारे फसाद की जड़। कुछ भी मत बोलो धीरा। उसने जाल बून कर तुझे यहाँ भेज दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी बार जब मैं अपनी माँ से मिला था, उसके बाद से मैं वहीं रहने लग गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस शमशान के अंदर जितनी चिताएं जली, जितनी आत्माएं मुक्त हुई, सारी मुझे दिखने लगी। कोई मुस्कुरा कर आता तो कोई आंखें दिखाता, पर किसी ने भी तुम्हारी तरह मुझसे बात नहीं की। बात तो तुमसे मैं भी नहीं करना चाहता धीरा, पर मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ फंस गया। बस अब मुझे घर जाना है मेरे पापा के पास, उन्हें सॉरी बोलूँगा और जो काम मिलेगा वो मैं कर लूँगा। दोस्त, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे? लगने का क्या मतलब है, मैं ऐसी जगह कभी नहीं रहूँगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या सोएगा? लगता है रात भर सोए नहीं। अरे यार दोस्त, माफ करना यार, रात को मैं थोड़ा ज़्यादा स्वार्थी हो गया था। यहाँ जितने भी लोग आए सारे के सारे स्वार्थी थे। तुम कोई नए स्वार्थी नहीं हो।
अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम ये जो मरे हुए लोगों से बात करते हो, ये कैसे बात कर लेते हो? वैसे ही जिससे तुमसे कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि ये लोग दिखते कैसे हैं? वैसे ही जैसे तुम दिखते हो। मृत्यु होने से आदमी परिवर्तित थोड़ी होता है। मृत्यु तो सिर्फ एक छलावा है दोस्त। असल में सांसों का खत्म होना वायु का खत्म होना नहीं हो जाता। इंसान पहले बच्चा होता है, फिर वो बच्चा जवान होकर एक बड़े व्यक्ति में तब्दील होता है, और तभी जन्म लेती है उसमें अनगिनत जिज्ञासाएं, असीमित इच्छाएं, सब कुछ बदल देने की अनंत आकांक्षाएं। अपनी जवानी की उमंग और इच्छाओं के चलते वो ईश्वर और उसके विधान तक को चुनौती दे देता है। ये सब करते हुए और सोचते हुए न जाने कब बुढ़ापा आ जाता है, वो देख भी नहीं पाता है, और तभी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु से भय कैसा? यहीं से तो शुरू होता है आत्मा का वास्तविक सफर। दिस इज वेयर द रियल जर्नी ऑफ सोल बिगन्स। इसलिए अपने सफर के दौरान कोई आत्मा यहाँ तक पहुँच जाती है या आ जाती है तो मैं उनसे कुछ देर बातें कर लेता हूँ, थोड़ा बतिया लेता हूँ, अपना मन बहला लेता हूँ। क्योंकि जिंदा इंसानों, मेरे अपनों ने तो मुझे कब का मुर्दा मान लिया। फिर से शुरू हो गया है ये पागल। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। अच्छा, ये जगह बहुत ज़्यादा शांत नहीं है? जंगल शांति होते हैं। मुझे घुमाओगे नहीं इस जंगल में? तुम्हारा जंगल है, घूम लो, तुम आज़ाद हो। मैंने तुम्हें बंदी थोड़ी बना रखा है। सोच लो कहीं तुम मेरे साथ ना गए और मैं कहीं खो गया तो? आखिर में तुम्हें आना तो यहीं पड़ेगा दोस्त। समझ नहीं आती है। धीरज चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? अरे जिन्होंने मेरा सामान लूटा मुझे उनका अड्डा पता चल गया है। हाँ तो चलो मेरे साथ, मेरा सामान दिला दो, फिर मैं घर जाऊंगा। और तुम खुद चले जाओ यार। अरे चलो यार धीरज, ये बहस करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो तुम। चलो ठीक है, चलता हूँ। आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे यार तुम चलो तो सही, मुझे कुछ तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी आओ। चलो। हीरा, ये उन गुंडों का अड्डा है और यहाँ अंदर मेरा सामान पड़ा है। ठीक है तो ले लो। तुम देख के बता दो, मुझे डर लगता है यार, तुम्हें भी पता है। ठीक है चलो आ जाओ।
आ जाओ भाई, देख लो। देखो, देख लो। यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। तुम्हारी तरह नहीं बेटा, तुम ही हो। मैं ये जरा इसका हाथ देखो। क्या हुआ, नहीं हो रहा यकीन? जिंदा लोगों से कई ज़्यादा मुश्किल होता है मुर्दों को यह यकीन दिलवाना कि वो मर चुके हैं। लेकिन वो मरने ही नहीं देता। और तुम तो मुझे मार भी नहीं सकते। ये तुमसे बेहतर भला और कौन समझ सकता है? वहाँ मुक्त हर आदमी दिखाई दे। कोई मुस्कुरा कर आता, आंखें दिखा। पर किसी ने भी दोस्त, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे। मेरे सपने, मेरे रिश्ते सब एक झटके में ख़त्म हो गए। मेरे पापा का क्या हुआ? मैं ना मेरी ज़िंदगी में अच्छा स्टूडेंट बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। महान पुरुष जो हो चुका है उसका शौक नहीं करते, हमेशा कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। तुम भी हिम्मत रखो। लेकिन मेरे पापा का क्या होगा? उनका कोई नहीं है मेरे सिवा। जो पैदा हुआ उसका मरना निश्चित है। ये रिश्ते, ये अपनत्व, ये सब इस तब तक ही है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। मृत्यु के बाद इन सब का कोई मतलब नहीं रहता है। इन पंच तत्वों से बनकर ये शरीर आकार लेता है, फिर ये निराकार होकर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन मेरे सपने ये पृथ्वी गोल है, इसमें छिपी है अनसीमित संभावनाएं। जिस तरह गोले का कोई और छोर नहीं होता, उस तरह मानव इच्छाओं, मानव मनोकामनाओं का भी कोई और छोर नहीं होता। 84 लाख योनियों में केवल इंसान ही ऐसा जीव है जो पेट भरने के लिए कमाता है, पर अफसोस उसी का पेट नहीं भरता। वो भागता रहता है अपनी मनोकामनाओं, अपनी इच्छाओं के पीछे, और इसी भाग दौड़ में मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोई भी योनि पूर्ण नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हमारी कोई मनोकामना इसी जन्म में पूर्ण हो, शायद वो अगले जन्म के लिए निर्धारित हो, या फिर उससे अगले जन्म के लिए। इसलिए अफसोस व्यर्थ है, नए सिरे से शुरुआत करो। तो क्या मेरे पिता को पता होगा इस बारे में? उन्हें तो तू कब का त्याग चुका है रे। याद कर उनका मुन्नतों तो भरा चेहरा, वो दर्द भरी लिखावट, वो कांपते हुए बूढ़े हाथ जो तुझे रोकने के लिए तेरे आगे जिद में खड़े हुए थे। इंसानी जिंदगी का यही लफड़ा होता है, वो जीते जी तो सबसे बैर रखता है, लेकिन मरने के बाद वो अपनत्व जताता है, फिर उसके लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन इस प्रकार रोने गिड़गिड़ाने से हमारा मन पसीज सकता है, लेकिन उस यमराज का नहीं। इसलिए मरने से पहले अपनत्व रखा जाए, आत्मीयता रखी जाए। क्या हासिल हो जाता है तुम्हें मरने के बाद किसी के लिए स्टोरी डालकर? मरने के बाद किसी के लिए मिस यू लिखने से अच्छा है उसके लिए उसके जीते जी उसके साथ विथ यू लिखा जाए। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही आवश्यक है जितना मरने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उसका शौक मत करो, ये व्यर्थ के आंसू ना बहाओ। हरिओम। शांति शांति शांति।
महादेव तुम्हारा भला करे, तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे। धीरज जैसे लोग जाने अनजाने समाज को एक आईना दिखा जाते हैं, लेकिन राज का ये प्रतिनिधि समाज इतना असंवेदनशील है कि उसे पागल तक करार दे देता है। लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ अपने सच्चाई रूप की एक अक्ष से ही भागता फिरता है। सच ही तो कहता है धीरा, मरने के बाद किसी के लिए मिस यू लिखने से अच्छा है उसके जीते जी उसके साथ विथ यू लिख दिया जाए। हमें यह असंवेदनशीलता मिटानी होगी, हमें ये बदलाव लाना होगा। याद रखिए, मुझे नहीं, हमें।